सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गणपति उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले हम गणपति बाप्पा का नाम लेते हैं और गणपति के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में यही सही समय है कि आप निवेश की शुभ शुरुआत करें। तरीका क्या हो सकता है? कैसे आप म्यूचुअल फंड से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप निवेश की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन निवेश कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट या फिर रेगुलर कौन सा निवेश है आपके लिए सही, ये तमाम ऐसे तरीके हैं जो आज हम अपने इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर्षवर्धन, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में। थैंक यू स्वाति। चलिए, आज के शो में क्या खास है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे म्यूचुअल फंड में नए निवेश का कैसे करें श्री गणेश। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे चुने सही फंड। साथ ही क्या म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं ऑनलाइन निवेश, क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। तो निवेश का श्री गणेश करने जा रहे हैं हम हर्षवर्धन आज के इस शो में, और मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि निवेश की शुभ शुरुआत म्यूचुअल फंड से ही क्यों, क्या है इसकी खासियत? देखिए स्वाति, ऐसी बात है कि हर एक इंसान जो होता है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंजीनियर है तो ऑब्वियसली वो इंजीनियरिंग अपना काम जो है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। तो हर इंसान की अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है। अब इन सभी जो प्रोफेशन है, हर कोई इंसान अगर है तो उनको एक चीज बांधे रखती है साथ को, वो है कि एक कमाई करते हैं और उस कमाई का एक हिस्सा वो जमा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आगे जाके उन्हें वो काम आए। अब ऐसा होता है कि अब अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है आपको उस, और इन्वेस्टमेंट एक अलग ही और एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। आप पैसे कैसे जमा करें, कहां करें, उसे कैसे मॉनिटर करें, ये हर इंसान के लिए अब पॉसिबल नहीं होता है। तब क्या होता है, हम एक सहायता लेते हैं, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट है, जो मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, और ये सर्विसेज वो हमें देते हैं एक छोटी सी फीस के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पैसा जमा करना चाहते हैं और एक अच्छी जगह पे उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमें वो शायद एक्सपर्टीज नहीं है कि हम उसे ट्रैक कर सकें। तो म्यूचुअल फंड इस पूरी एरिया को कवर करता है, और ये हर एक इंसान के लिए एक फैसिलिटी है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कहां करें उसकी टेंशन ना लें। सिर्फ आप अपना उद्देश्य बनाएं कि मुझे लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों जमा करना है और कहां करना है, और फिर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे दें, तो ये आपके लिए प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। बेसिकली आप अपने जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसेस है, वो पूरा आप आउटसोर्स कर दिए किसी और एजेंसी को। तो आपका जो पैसा है, आपकी जो गाढ़ी कमाई है, वो सुरक्षित हाथों में रहे, ये म्यूचुअल फंड में जो निवेश है या जो फंड मैनेजर्स हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हाँ, आपको भी इसके लिए काफी ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अब कई जो दर्शक है हमसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड डेफिनेटली निवेश बेहतरीन जरिया तो है, लेकिन शेयर बाजार यानी डायरेक्ट इक्विटी भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर निवेश का श्री गणेश करना है तो शेयर बाजार से क्यों नहीं? एक जो नया निवेशक है, क्या वो शेयर बाजार में डायरेक्ट एंट्री करे तो उसके लिए सही है, या उसके पहले उसको थोड़ा सीखने की जरूरत है? देखिए स्वाति, शेयर मार्केट क्या है, अगर हम मार्केट समझें कि मार्केट होता क्या है, कोई भी बाजार जब हम बात करते हैं, हो सकता है कपड़ा बाजार हो या हो सकता है कि दवा बाजार हो, तो बाजार क्या होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर और सेलर एक साथ आके मिलते हैं। तो शेयर बाजार भी क्या है, वो है कि जिन्हें शेयर खरीदने हैं और जिन्हें शेयर बेचने हैं वो एक ही जगह पे मिल जाए, तो वो है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार सिर्फ फैसिलिटेट करता है कि किसी को बेचना या खरीदना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जब इन्वेस्ट करने की बात आती है, अगर मैं शेयर बाजार में जाता हूँ, 6000 कंपनियां करीबन लिस्टेड है, तो मुझे ये तय करना होगा कि इन 6000 कंपनियों में से मैं कौन सी कंपनी के शेयर खरीदूं, इन्हें कब खरीदूं, कब ये सही मौका होगा कि मुझे इसमें से बेच के निकल जाना है। तो ये सारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो एक्सपर्टीज है कि आप अपने आप से
ये शॉर्टलिस्ट कर सकें कि कौन सी कंपनी खरीदनी, कब बेचनी। अगर ये चीज आप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो ये काम आपको किसी को देना होगा जो ये काम में एक्सपर्ट हैं, जो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। तो अक्सर हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है वैल्यूएशन का, कि कब खरीदे, कितने भाव में सही है, कौन सी कंपनी खरीदे, ये जो प्रोसेस है तो लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है इसी समझने के लिए। अगर कोई नया निवेशक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें शेयर मार्केट की एक्सपर्टीज नहीं होगी। तो ये मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जब शुरू कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, विच इज म्यूचुअल फंड, जो उनका काम पूरे टाइम का काम ही ये है कि वो मार्केट को ट्रैक करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए करें तो एक एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जैसे धीरे धीरे आगे जाते हुए अगर वो कंफर्टेबल हो जाए, उनको खुद एक्सपर्टीज आ जाए, तब वो शेयर मार्केट में करें तो शायद बेटर होगा। अच्छा हर्षवर्धन, मुझे एक बात बताइए, अगर हम जोखिम की बात करते हैं तो जैसे शेयर बाजार में तो काफी जोखिम होता है। कमजोर दिल वालों के लिए शेयर बाजार कहते हैं नहीं होता है, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है। लेकिन जोखिम तो म्यूचुअल फंड में भी होता है, तो दोनों के जोखिम में डिफरेंस क्या होता है अगर हम शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की तुलना करें तो? ये एक्चुअली बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्वाति, तो आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, शेयर बाजार में अगर कोई एक इंसान खुद से निवेश करने के लिए आता है, वो एक पूंजी लेके आता है, मान लीजिए 50,000 रुपए होंगे, लाख रुपया होगा, या कई लोग को इससे ज्यादा भी अमाउंट हो सकता है। कभी भी आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, आप अगर कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए आप 50,000 या लाख रुपया जमा करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कितनी कंपनियों में से स्प्रेड कर पाएंगे? आप, मेरे हिसाब से अगर आप 50,000 से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 2 कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे। यही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं तो आप 50,000 क्या, आप अगर 5,000 रुपया भी निवेश करते हैं शुरू करने के लिए, एक साथ में आपको उस पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स में आपका पैसा डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर एक पोर्टफोलियो बनाता है तो उनमें करीबन 30 से 40 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जब आप 5,000 रुपये या 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो पैसे आपके 30-40 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है। और इसके कंपैरिजन में जब आप खुद से शेयर खरीदने आएंगे तो 50,000 रुपए में आप 50 कंपनियां तो डेफिनेटली नहीं खरीद पाएंगे। तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है वो म्यूचुअल फंड में ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और शेयर्स में आपको कम मिलेगा। दूसरा ऑफकोर्स एक एडवांटेज जो हमने बताया कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज में लगा रखी है, और वो पूरी कंपनी है, वो जो म्यूचुअल फंड है वो पूरा रिसर्च टीम यही देखता है कि कब खरीदना कब बेचना। तो आपको ये प्रोफेशनल जो सर्विस है ये आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपके पैसे आपको जमा करने का ऑप्शन मिलता है, प्लस जो डाइवर्सिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है अगर आपने 50,000 रुपए में 50 कंपनियां खरीद रखी तो आपका रिस्क कम होगा, और जहां पे आपने 1 या 2 कंपनी खरीदी उसमें आपका रिस्क ज्यादा होगा। तो यस, कि म्यूचुअल फंड में करने से थोड़ा जोखिम कम हो जाता है, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। चलिए हर्षवर्धन, अब आपसे ये समझते हैं कि निवेश की पहली सीढ़ी कैसे चढ़ी जाए। म्यूचुअल फंड में किसी को निवेश की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हमें कहीं पर पैसे डालने हैं अपने, तो हमें किन बातों का ध्यान रख के निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? अगर साथ ही 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक ऑब्वियसली जो आपके लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, प्रोफाइल है, उसके बारे में है, और दूसरा है जो प्रोसेस है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो आपके लक्ष्य और गोल्स को ध्यान रखते हुए, आपके प्रोफाइल को ध्यान रखते हुए आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो पहली चीज ऑफकोर्स आपको ये असर्टेन करनी है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, और आप इक्विटीज जो शेयर है, डेट है, या हाइब्रिड फंड जो बैलेंस फंड हम बोलते हैं, वैसे कौन से टाइप के फंड में आपको पैसे लगाने हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, कितने पैसे अगर आप डिवाइड करके भी लगाते हैं तो कितने पैसे आपके इक्विटी में होंगे, कितने डेट में होंगे। उदाहरण के तौर पे आप 60-40 का रेशियो रख सकते हैं कि 60% मुझे शेयर्स में लगाने हैं और 40% मुझे डेट में लगाना है। एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि सभी को इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। ये जब आप तय कर लें, इसके बाद ये आता है कि जो 60%, मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया 60% आपको इक्विटीज या शेयर्स में निवेश करना है, इस 60% को आप कैसे डिवाइड करेंगे, कितना लार्ज कैप में होगा, कितना मिड कैप में होगा, कितना मल्टी कैप, स्मॉल कैप, कैसे ये डिवाइड होगा वो आपको डिसाइड करना है। और फिर विद इन दैट कैटेगरी आपने मान लीजिए कि ये 60% का आधा मुझे लार्ज कैप में लगाना है,
तो वो आधे जो आप लार्ज कैप में लगाएंगे उसमें फिर आप स्कीम सिलेक्ट करना चालू करेंगे। तो बाकी का आप अगर मिड कैप या मल्टी कैप सोचते हैं तो उसमें कौन सी स्कीम्स। उसी तरह अगर हम डेट फंड की तरफ बात करें, आपको इमीडिएट पैसों की जरूरत है कि आपको शॉर्ट टर्म फंड में जाना है कि लॉन्ग टर्म फंड में, उस बेसिस पे आप अपना इन्वेस्ट करने का एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और उसी में फिर स्कीम्स धीरे धीरे सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्कीम सिलेक्शन, आप कैसे उसे डिवाइड करते हैं। दूसरा पहलू आता है कि आप प्रोसेस क्या क्या फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस भी एक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो भी आपको पूरा करना होगा। तो पहला स्टेप जो है वो है केवाईसी पूरा करना। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आपको केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको आपके पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड आ सकता है, वोटर आईडी आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, बैंक स्टेटमेंट आ सकते हैं। फिर आपको बैंक का जो प्रूफ है, आपको बैंक के जो डिटेल है, कैंसिल चेक, आपको फोटोग्राफ देनी है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये आप पूरी करके अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे और वो केवाईसी यूज करते हुए आप कोई भी फंड हाउस में एप्लीकेशन देके अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक जो कहीं पर भी जैसे मानिए बैंक में भी जाते हैं अपना अकाउंट खोलने के लिए, कहीं पर भी जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है तो वहां पर आपको कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम जिसकी हर्षवर्धन ने यहाँ पर बात की है। अब देखिए हम जो तरीका जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे हर्षवर्धन सबको पता है कि कोविड की वजह से हर कोई बाहर जाने से अभी फिलहाल अवॉइड कर रहा है, तो आसानी से घर बैठकर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितना आसान है और उसका प्रोसेस कैसा है? सो इनफैक्ट अभी जैसा आपने कहा कि ये कोविड की वजह से जो हम बाहर जाके फिजिकली हम ये एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन एक तरीका है जिसकी वजह से आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाते हुए कहूंगा कि अगर आप बाहर जा भी सकते हैं तो ये फिजिकल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो आप पहले फॉर्म भरते हैं, उसके साथ में चेक लगाते हैं और फिर आप एक कोई रजिस्ट्रार ये जो पैन कार्ड भी है या फंड हाउस के साथ डायरेक्टली सबमिट करें, एक्चुअली बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो गया है। आज की तारीख में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही स्मूथ है। आप अपनी केवाईसी भी ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवाईसी पहले ऑफलाइन करना होगा, तो निवेश ही ऑनलाइन करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश का श्री गणेश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश के दो तरीके यानी डायरेक्ट और रेगुलर क्या होते हैं दोनों। इस पर चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश का श्री गणेश, यही आज हम जान रहे हैं मनी गुरु में। हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, ऑनलाइन निवेश की आप बात कर रहे थे, मैं चाहती हूं कि आप ऑफलाइन निवेश पर भी जरा हमें कुछ अच्छे से और बताएं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन नहीं एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन निवेश, तो उनके लिए ऑफलाइन निवेश करने का तरीका कितना आसान है? वेल, अगर हम ऑफलाइन इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें सिर्फ जो प्रोसेस होता है कि आपको मैन्युअली बाहर जाके फॉर्म भरने हैं, बस वो अगर सुविधा को हटा दें तो बाकी जो प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का है वो काफी सिंपल है कि आपको जो भी फंड हाउस में आप निवेश करना चाहते हैं तो फंड हाउस पे जाके या रजिस्ट्रार जो कैम्स कार्य है वहां जाए, वहां से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एक होता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टर की जो डिटेल्स होती है वो बेसिक डिटेल्स ली जाती है। एसआईपी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक अलग फॉर्म होता है जिसमें आप एसआईपी के डिटेल्स भरते हैं और जो मैंडेट देते हैं कि भाई हर महीने आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाए। तो ये पूरे डेटा आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जैसे मैंने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स बताए, वो देख के आपको सबमिट करना होता है और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। कई जो दर्शक है उनको ये मालूम भी नहीं है कि डायरेक्ट निवेश क्या होता है, रेगुलर निवेश क्या होता है, तो दोनों ही हमें बताइए कि डायरेक्ट निवेश, डायरेक्ट प्लान मतलब क्या और रेगुलर प्लान क्या है? वेल स्वाति,
अगर आप एक कोई भी स्कीम डिसाइड करते हैं, मान लीजिए आपने एक जो लार्ज कैप फंड है, एक इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे HDFC इंडेक्स फंड में पैसे जमा करने हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक है कि ये स्कीम आपको ऑलरेडी मालूम है कि मुझे इसमें निवेश करना है, मुझे कोई भी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, ये स्कीम को मैनेज या ट्रैक करना, जो सर्विसिंग इश्यूज है वो सारी मैं अपने आप से कर सकता हूँ। तब आप एक डायरेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। सो इसका कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? HDFC इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें आप जब निवेश करते हैं, इसमें कोई एडवाइजर इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब आपको इसमें एडवाइजर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई कमीशन या वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को जाती है वो भी इन्वॉल्व नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट बचता है वो इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है। तो अगर आपने डायरेक्ट प्लान में निवेश किया है तो आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है या जो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करती है वो थोड़ा कम करती है, क्योंकि उन्हें कोई कमीशन देना नहीं होता। इसके एवज में जो दूसरा रेगुलर प्लान है, इसी स्कीम का HDFC इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान मान लीजिए, तो ये रेगुलर प्लान में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक एडवाइजर जुड़ा हुआ होता है, और उस एडवाइजर को फंड हाउस कमीशन भी देती है। तो अगर कमीशन देती है तो वो पैसा आपको एज एन इन्वेस्टर उन्हीं से लेके देती है। तो जो कॉस्ट होता है, जो TER की हमने बात करी, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है वो इस रेगुलर प्लान में थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि वो कमीशन का फैक्टर भी इंक्लूड किया जा सके। तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है कॉस्ट का। बाकी और कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन या फंड मैनेजर अलग होते हैं, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली सेम। सिर्फ जो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाता है, रिकवर किया जाता है, वो डायरेक्ट प्लान में कम होता है और रेगुलर प्लान में ज्यादा होता है। तो ऐसे में कई दर्शक तो यही समझेंगे या उनको लगेगा कि ये तो बेटर है कि डायरेक्ट प्लान में ही निवेश किया जाए, थोड़ा कमीशन भी बच जाएगा और शायद उनके जो रिटर्न है उस पर भी इसका असर पड़े। तो क्या एक नया निवेशक एक डायरेक्ट प्लान में ही निवेश की शुरुआत करे? ये एडवाइजेबल है? नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए स्वाति, ऐसी बात है, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि हर एक इंसान की खुद की एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है। अगर एक इंजीनियर है मान लीजिए, तो उन्हें अपने एरिया के बारे में, अपने फील्ड के बारे में, अपने जॉब के बारे में आइडिया है। अगर मुझे कोई अपने मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है घर में, तो एक ऑप्शन है मैं गूगल सर्च करके इलेक्ट्रिशियन का काम भी खुद कोशिश करूं करने की, और इसके अलावा मैं ये करता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपना काम करवा लेता हूं, जिसे मुझे पैसे देने होंगे। तो अगर आप ये मानते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं और आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप बेशक डायरेक्ट प्लान में जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो आपको जाहिर सी बात है कि उसका पैसा देना होगा। तो अगर आप नए निवेशक हैं, क्योंकि आपने पूछा क्या एक नया निवेशक सिर्फ कॉस्ट देखते हुए डायरेक्ट प्लान में जाए, मेरी सलाह इसमें लिए मैं सहमत नहीं हूँ। सिर्फ इसी कारण से कि कई बार हमें ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए हम कोई गलत प्रोडक्ट में निवेश कर लें। अगर मुझे गाइडेंस मिलता है और मुझे थोड़ा कॉस्ट देना पड़ता है और उसकी वजह से मुझे एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिलती है, मेरे हैंड होल्डिंग होती है, तो डेफिनेटली इट इज मेकिंग सेंस कि आप कोई एडवाइस की हेल्प लेके निवेश करें। अपनी खुद की अमूमन जिंदगी में देखिए कि हम हर चीज खुद कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन हम कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, हर चीज हम चाहे तो खुद कर सकते हैं। तो सिर्फ खर्च प्लान ले रहे हैं तो शायद गलत होगा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास सारी नॉलेज है, आप खुद कर सकते हैं, तो बेशक डायरेक्ट प्लान में जाइए। सिर्फ खर्चा देखते हुए आप अगर डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं तो गलत होगा। हर्षवर्धन, जरा एक बात बताइए कि नए निवेश की शुरुआत में डेट जो निवेश है या फिर इक्विटी में जो निवेश है, वो कौन सी कैटेगरी के फंड से उसकी शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज है, एक नया निवेशक तो कंफ्यूज हो जाएगा कि शुरुआत कहां से करें। नया निवेशक इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर इक्विटी उन्होंने चूज किया है तो इंडेक्स फंड से शुरू करें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं चाहता हूं तो एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी अच्छी है जिसमें आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कितना इक्विटी कितना डेट और अलग अलग स्कीम्स नहीं लेना चाहते, तो आप एक हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं जिसके तहत आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। ओके, और पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए? अब डिसाइड कर लिया कि फाइन ठीक है, इक्विटी डेट में हमें कैसे निवेश करना है, लेकिन फंड रखने कितने हैं? क्योंकि जो नया निवेशक कई बार होता है, कोई भी निवेशक, पुराने निवेशक भी अपने फंड में, अपने पोर्टफोलियो में भरमार रख देते हैं फंड्स की। तो कितने फंड सही किसी पोर्टफोलियो में?
देखिए, अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपकी रकम अगर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मान लीजिए आप एक डिसेंट अमाउंट से शुरू कर रहे हैं जो 10 या 20 हजार रुपए महीने के हैं, तो आप टोटल में ये मान के चलिए कि आपको 5 या 6 स्कीम से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली आप ये कोशिश करेंगे कि भाई आप अलग अलग फंड हाउस को पैसे दें ताकि आप फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी आपका होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अगर एक कॉर्पस जितना भी एक रीजनेबल अमाउंट भी अगर होता है तो 5 या 6 फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में होते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का काम पूरा हो जाता है। अक्सर आपने जैसे कहा कि लोगों के पास बहुत सारी स्कीम्स जुड़ जाती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आप एक एक स्कीम का नाम सुनते हैं और वो सुनते हुए आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो आज आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्कीम में शुरू किया, बाद में आपने कोई और स्कीम का नाम सुना कि अच्छी है, आप पहली वाली रहने देते हैं और दूसरी और जोड़ लेते हैं। तो ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारी स्कीम जुड़ जाती है, तो वो आपको आगे जाते हुए अवॉइड करना जरूरी है। और कैसे लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कोई निवेशक कर सकता है? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि हम पीपीएफ में लंबे टाइम के लिए पैसा रखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी छोटी छोटी जो लोग हैं वो करते हैं, जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से होने चाहिए जिसको म्यूचुअल फंड के जरिए साधा जा सकता है? इनफैक्ट आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास प्रोडक्ट्स हैं जो एक दिन के लिए भी अगर आपको पैसे लगाने तो उसके लिए भी आपके पास एक प्रोडक्ट होता है, और आपको 10, 20 या 30 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए भी आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप अपनी लाइफ के सारे लक्ष्य जो हैं वो पूरे आप एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो बास्केट बना के आप पूरे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिना इक्विटी के भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आपके पास। आपको जिस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए इक्विटी आपको 10% भी अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, वैसा भी एक हाइब्रिड फंड है। अगर आपको 80 या 90% इक्विटी चाहिए, उसका भी प्रोडक्ट है आपके पास। सो हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हर लक्ष्य को आपके शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड्स हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपके बच्चों की पढ़ाई या जो ये शादी की बात है, आपको घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग, सभी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स का गोल्स के लिए आप म्यूचुअल फंड को अपना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी काम शुरू करने से पहले या नया काम शुरू करने से पहले हम उसके प्रोज एंड कॉन समझते हैं। मतलब कहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और कहां पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले किन जरूरी बातों को समझना किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है? क्योंकि ये कोई स्मूथ सेलिंग तो नहीं है, इसमें रिस्क भी है, इसमें अच्छा रिटर्न भी है। तो कौन सी ऐसी 4 अहम बातें हैं जिसको निवेशक ध्यान में रखे? अगर 2 बातों को हम डिवाइड करते हैं कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें और 2 बातें जो है वो आप फंड हाउस के तौर पर ध्यान रखें। सो पहली 2 बातें जो इन्वेस्टर को ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑब्वियसली मैं जब इन्वेस्ट करूं एसेट एलोकेशन का ध्यान रखूं। मतलब आपको सारे पैसे कोई भी एक कैटेगरी में नहीं लगाने, सारे इक्विटी में नहीं हो, सारे डेट में नहीं। तो ये चीजों का मुझे ध्यान रखना है कि मैं कैसे इसे डिवाइड करूं। दूसरी बात का आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ कि मैं कोई भी स्कीम अगर सिलेक्ट करूं तो मैं सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए नहीं करूं, मैं अपनी खुद की प्रोफाइल को समझूं कि भाई मुझे लार्ज कैप में कितना करना है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना करना है, उसको ध्यान में रखते हुए करूं। ये नहीं देखते हुए कि स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो सारे पैसे हमने स्मॉल कैप में लगा रखे हैं। तो ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर हम फंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई आप जो फंड सिलेक्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान दें, तो ऑब्वियसली जैसे लिंक है पहली बात कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हुए ना करें, आप ये देखें कि आपके जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से फंड कंसिस्टेंट कितना रहा है। ये नहीं कि 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया लेकिन अगर हम 5 और 10 साल का रिटर्न देखें तो वो अच्छा नहीं है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा जब आप फंड को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आप जो भी निवेश करें आपको उस फंड को वक्त देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अभी इन्वेस्ट किया 3 महीने 6 महीने का रिटर्न देखूं, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो मुझे निकल जाना है दूसरे फंड में जाऊं। तो नहीं, आपको जहां भी इन्वेस्ट करें उसमें थोड़ा वक्त दें ताकि उसको पूरा साइकिल मिले। एक मार्केट ऊपर चढ़ाव, ऊपर और नीचे जाने का जो साइकिल है तो पूरा साइकिल आप उसमें बने रहेंगे, तब आपको जाके उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा।
ओके, अब अक्रॉस ऑल कैटेगरी जिसमें एक नया निवेशक निवेश कर सकता है, हर्षवर्धन, मैं चाहती हूं कि आप हर कैटेगरी के कुछ फंड्स रेकमेंड करें जिसमें इक्विटी, मिड कैप, मल्टी कैप, डेट फंड और जो डेट फंड की कुछ कैटेगरी जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं उसके फंड्स बताएं। इक्विटी में अगर आप निवेश करना चाहें, नया निवेशक है, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक रिकमेंडेड स्कीम होती है, उससे HDFC सेंसेक्स फंड एक है ऑप्शन जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अगर देखते हैं तो एक्सिस मिड कैप एक अच्छा फंड है। ये मैं इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कि अगर आपको डेट में निवेश करना हो तो शॉर्ट टर्म फंड में IDFC शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है और मीडियम टर्म में ICICI मीडियम टर्म बॉन्ड फंड है। अगर हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं जो इसमें इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, तो कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज के फंड्स जहां पर आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी निवेश की शुरुआत करें आपको शुरुआत में एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे आपको समझ में आता है आप खुद भी अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत के क्या टिप्स हो सकते हैं आज हमने जाने हर्षवर्धन से। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।